हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। चलो आज हम लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th का। ठीक है, तो इससे पहले हमने कुछ नॉर्मल बेसिक सी चीज़ें पढ़ी थी। तो कल के लेक्चर में हमने दो लॉज पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम ये जो बाकी बचे हुए तीनों लॉज हैं, ये तीनों के तीनों डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप खुद देखो, 3 लॉज डिस्कस करेंगे तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, है ना। हो सकता है 40, 45 या 50 मिनट्स हो जाए। ठीक, तो आप टेंशन मत लेना, थोड़ी थोड़ी करके देख लेना वीडियो, क्योंकि तीनों के तीनों लॉज हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो पहले वो देखो, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो पूरा चैप्टर करते हैं ना आस्ता आस्ता करके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हमारा आज का टॉपिक जो होगा उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक ये पढ़ेंगे, दूसरा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये वाला पढ़ेंगे, और तीसरा गेल-लुसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स ये पढ़ेंगे। 3 लॉज पढ़ेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देखेंगे ये लॉ किसने दिया था। तो आप यहाँ लिख सकते हो, ये लॉ जो था दिया था डेल्टन ने। डेल्टन कब? 1804 में डेल्टन ने दिया था। ये क्या कहता है, ठीक, उसको हम लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद समझेंगे। ठीक, आप लिखना स्टार्ट करो, नोट स्टार्ट करो। क्या कहता है ये? इट स्टेट्स दैट, मतलब ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स, यहां आप लिख सकते हो व्हेन टू एलिमेंट्स, ठीक, combine, when two elements combine to form 2 or more chemical compounds, to form 2 or more chemical compounds, ठीक। अच्छा, then यहां लिखो then masses of one of the elements, masses of one of the elements which combine with a fixed mass, which combine with the fixed mass of the other bear a simple ratio to one another, bear a simple ratio, ठीक, to one another। देखो ये इस लॉ की स्टेटमेंट है, ठीक। तो अब देखो इसको कैसे समझोगे। यहां बोल रहा है कि when two elements combine to form 2 or more compounds, मतलब जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, उस टाइम क्या होता है? देन masses of one of the elements which combine with the fixed mass of the other bear a simple ratio to one another, मतलब इसमें बोलते हैं कि एक एलिमेंट का मास जो दूसरे के फिक्स मास के साथ कंबाइन हुआ है ना, वो आपस में क्या करते हैं? सिंपल रेशियो बेयर करते हैं। देखो इस लॉ की ऐसे समझ आने वाली नहीं है, हम करेंगे इसकी एग्जांपल्स, ठीक। ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जांपल्स करके देखते हैं। तो देखो मैं इसकी लिखता हूँ एग्जांपल, फिर हम समझते हैं इस लॉ को। आप थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको लिख लो, फिर देखना एग्जाम्पल आएगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, हम देखते हैं एग्जाम्पल में। पहली एग्जाम्पल होती है इसकी, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये एक एग्जाम्पल है इसकी, ठीक। कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हम देखते हैं। तो आप देखो यहां थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं हम। आपको पता है देखो आपको पता है कि कार्बन कंबाइंस
विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एंड फॉर्म, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और फॉर्म्स 2 कंपाउंड्स, ठीक, 2 कंपाउंड्स बनाता है। एक कौन सा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 कंपाउंड्स बनाता है, ठीक। तो अब आप देखो यहां लिख दो दूसरा, इन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या चीज़ है, देखो मैंने आपको कल बताया था थोड़ा सा एटॉमिक मास का थोड़ा बताया था ना। CO2 है ना जो, इसमें कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना, एक ऑक्सीजन का होता है 16, दूसरे का 2 का कितना होगा 32। तो यहाँ इन कार्बन डाइऑक्साइड 12 पार्ट्स बाई मास किसके, ऑफ कार्बन, एंड 32 पार्ट्स बाई मास किसके, यहाँ किसके, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक। और आगे लिख सकते हो इन कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या चीज़ है, कार्बन मोनोऑक्साइड में आप देख सकते हो 12 पार्ट्स बाई मास किसके, मास ऑफ कार्बन है, और मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन है तो 16 होगा, एंड 16 पार्ट्स बाई मास किसके हैं यहाँ, ऑक्सीजन के, ठीक। इतना समझ में आया आपको। अब आप देखो ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, दोनों कंपाउंड्स में फिक्स मास किसका है, देखो जो दोनों कंपाउंड्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में फिक्स मास किसका है, फिक्स मास इसका भी 12 है, कार्बन का इसका भी 12 है ना, इसका इस ऑक्सीजन का कितना 16, इसका कितना 32, दोनों में आप बता सकते हो कि फिक्स मास किसका है, फिक्स मास है कार्बन का, इसका भी 12 इसका भी 12 है ना। तो दोनों में फिक्स मास कार्बन का है, दोनों में 12 पार्ट्स किसके हैं, कार्बन के, और ऑक्सीजन के तो चेंज हो रहे, ठीक। अब देखो यहां आप लिख सकते हो देयरफॉर masses of oxygen which combines with fixed mass of carbon bear the ratio, ठीक, क्या रेशो बियर कर रहे हैं ये, आप देखो फिक्स मास किसका है, फिक्स मास है कार्बन का, तो दूसरे जो 2 बचे ना उनका मास फिक्स नहीं है, तो ये ला ये कहता है कि जब 2 एलिमेंट 2 से ज़्यादा 2 कंपाउंड या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो एक का मास तो फिक्स होगा, दूसरा जो होगा ना ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में सिंपल होल रेशो में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। मतलब एक कार्बन का तो मास फिक्स होगा लेकिन जो दूसरे 2 होंगे वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशो में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो आप देखो देयरफॉर मासेस ऑफ ऑक्सीजन व्हिच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन बियर द रेशो, क्या रेशो है यहाँ, इसमें देखो इसमें ऑक्सीजन 16 है, इसमें 32 है, तो यहाँ लिख लो 16:32, इसको सिंपल करोगे तो यहाँ 2 आएगा = 1:2, ये आ गई रेशो 1:2। तो ये क्या चीज़ है, एक सिंपल रेशो है, सिंपल रेशो। अब आप इस लॉ की स्टेटमेंट को पढ़ो, देखो मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ, देखो इस एग्जांपल को, ये इस लॉ के अकॉर्डिंग बोलता है कि जब 2 एलिमेंट्स 2 कंपाउंड्स या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे उस टाइम एक का मास तो फिक्स होगा, ठीक, और जो दूसरा जुड़ा है ना इसके साथ, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन आपस में सिंपल होल नंबर रेशो में एग्जिस्ट करेंगे। तो अब आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ो, देखो यही लिखा है, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 or more केमिकल कंपाउंड्स, मतलब जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, देन मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब उस एक एलिमेंट का मास विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, जो दूसरे के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक। देखो यहाँ ये मासेस है ना, वो वाला ऑक्सीजन जो दूसरे के फिक्स, दूसरा मतलब ये कार्बन, इसके फिक्स मास के साथ, ये फिक्स मास है 12, इसके साथ कंबाइन हो रहा है, वो आपस में क्या करेंगे, देखो अदर बियर अ सिंपल रेशो टू वन अनदर, वो आपस में क्या करेंगे, सिंपल रेशो में
एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, समझ में आया आपको? मतलब ये कार्बन का मास तो फिक्स है, लेकिन ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ भी जुड़ रहा है, ऑक्सीजन इसके साथ भी जुड़ रहा है, तो ये दोनों ऑक्सीजन आपस में क्या होंगे, सिंपल रेशो में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, तो हमने एग्जाम्पल में देखा कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड। ठीक, इसमें हमने देखा कि दो किस्म के कंपाउंड बनाते हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों में कार्बन का मास फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन आपस में, इसमें और इसमें ऑक्सीजन आपस में सिंपल रेशो 1:2 में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये लॉ जो होता है, इस लॉ को आप बोलते हो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। ठीक, तो अब हम एक और एग्जांपल करते हैं इसकी, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक, सल्फर और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी ये अप्लाई होता है। ठीक, तो अब आप मुझे यहाँ से बताओ, देखो सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कैसे बनाता है कंपाउंड, देखते हैं उसको। देखो यहाँ लिखते हैं सल्फर एंड कौन सा, ऑक्सीजन। ठीक, रिएक्ट टुगेदर, और ये क्या बनाते हैं, इन फॉर्म SO2 एंड SO3। दो टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, एक्चुअल में ऑक्साइड्स होते हैं, बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, जैसे कार्बन बना रहा था वैसे भी सल्फर बना रहा है। देखो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो किस्म के बनाते हैं, है ना। तो अब आप यहां से देखो SO2 में क्या है, इन SO2 में क्या है, सल्फर का कितना पार्ट बाई मास है। देखो इसका एटॉमिक मास देखना है, सिर्फ सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, यही होता है ना। सल्फर का मास होता है, देखो मैं आपको बता दूं, सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 1 का 16, है ना। आगे पढ़ेंगे एटॉमिक मास, ये तो याद करने पड़ते हैं थोड़े। देखो इन सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का कितना मास है, 32 पार्ट्स बाई मास किसका है, सल्फर का। और ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का कितना पार्ट बाई मास है, इन ऑक्सीजन का 32 पार्ट्स बाई मास, है ना। आई समझ आपको? सल्फर डाइऑक्साइड में 32 पार्ट्स बाई मास सल्फर का है और 32 पार्ट्स बाई मास ऑक्सीजन का है। अब देखें हम इन SO3 में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, आपको पता है सल्फर तो एक है, इसमें सेम टू सेम 32 पार्ट्स हैं बाई मास। ठीक, ऑफ सल्फर है, और ऑक्सीजन का कितना, एक का होता है 16 और 3 का कितना होगा 48। ठीक है, एंड 48 पार्ट्स बाई मास किसका है, यहाँ किसका है, ऑक्सीजन का। इतना समझ में आया आपको? यहाँ लिख दिया ना, 32 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ऑफ ऑक्सीजन, आई समझ आपको? यहाँ देखो एक सल्फर का मास होता है 32, यहाँ एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, और 3 का कितना होगा, 16 × 3 करोगे तो 48 आएगा ना, 48 आएगा। ठीक, तो ये इतना समझ में आया आपको? अब आप देखो, अब आप इसको कैसे समझोगे, आप यहाँ देखो फिक्स मास किसका है, यहाँ इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, एग्जांपल में फिक्स मास किसका है। आप बोलोगे नहीं सल्फर इधर भी एक है, सल्फर इधर भी एक है, तो सल्फर का मास दोनों में फिक्स है, दोनों में 32 है। और चेंज किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है। ये देखो इस इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर 3 है, इनका मास चेंज हो रहा है। एक में ऑक्सीजन का मास 32 है, दूसरे में ऑक्सीजन का मास 48 है। तो ये लॉ क्या कहता है कि ये दोनों सल्फर को, तो देखो सल्फर तो दोनों का मास फिक्स है, उसके बाद इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, जैसे ये ऑक्सीजन जुड़ा है और ये O3 जुड़ा है, ये दोनों आपस में सिंपल रेशो में एग्जिस्ट करेंगे, O2 × O3, है ना। O2 × O3 आपस में क्या करेंगे, सिंपल रेशो में एग्जिस्ट करेंगे। तो आप यहां लिख सकते हो, देयरफॉर masses of oxygen which combines, ठीक, with the fixed mass of sulfur bear the ratio। देखो ये लिखा है कि मासेस ऑफ सल्फर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के वो मास जो सल्फर फिक्स मास के साथ क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, वो आपस में कैसी रेशो कर रहे हैं। इधर देखो इसकी कितनी रेशो होगी, यहाँ 16 एक का होता है, 2 का कितना होगा 32, इधर कितना होगा, इधर कितना है 48। तो इसको सिंपल करोगे कितना आएगा, 16 पे उड़ा दो इसको,
ये आएगा ना 16 टू द 16 3 द, तो यहाँ आएगी 2:3 रेशो, यहाँ लिखोगे विच इज़ अ सिंपल रेशो, विच इज़ अ सिंपल रेशो, मतलब ये एक सिंपल रेशो है। ठीक, आई समझ आपको, है ना। तो ये था हमारा कौन सा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहता है ये लॉ, मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते तो फिर वो एलिमेंट जो दूसरे के फिक्स मास के साथ जुड़ता है तो वो आपस में क्या करते हैं, सिंपल रेशो में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी लॉ को क्या हम बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इतना समझ में आया आपको, चलो कॉपी कर लो इसको। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक, तो सिंपल से हम वैसे ही पढ़ेंगे। पहले देखते हैं ये लॉ किसने दिया था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किसने दिया था। ये दिया था हमारा, ऐसे एक्स साइंटिस्ट का नाम होता है रिश्टर, है ना, कुछ लोग रिचर बोलते हैं इसको, कुछ रिश्टर। इन डेट भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस आप इतना याद रख लो किसने दिया था, रिश्टर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, और उसके बाद आपने देखना है कि ये क्या बोलता है। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है ये, इट स्टेट्स दैट। ठीक, इट स्टेट्स दैट, उसके बाद हम लिखते हैं इसकी स्टेटमेंट, फिर इसको समझते हैं। तो आप लिखो रेशियो ऑफ, इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ masses of two elements, ठीक, two elements A and B which combine separately, ठीक है, which combine separately with a fixed mass of, with a fixed mass of the third element of the third element C, ठीक, is either the same, ठीक, either the same or some simple multiple of the ratio, or some simple multiple of the ratio of the masses, ratio of the masses in which A and B combine directly with each other, in which A and B combine directly with each other। ठीक, ये होती है इस लॉ की स्टेटमेंट। तो देखो ये स्टेटमेंट समझने में स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन हम इसको करेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे तो फिर हमें समझ भी आएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हम ऐसा एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये वाला। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कार्बन, यहाँ लिख रहे हैं हम हाइड्रोजन, ठीक, यहाँ लिख रहे हैं हम ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ हम देखो कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाता है, CH4 बनाता है ना। तो यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलके CH4 बनाता है, तो इसको यहाँ से हम बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ 4 हाइड्रोजन है ना, तो एक कार्बन है, एक कार्बन, तो इधर 4 हाइड्रोजन आएंगे, देखो 4 हाइड्रोजन आएंगे, तो होगी बैलेंस। कार्बन O2 के साथ मिलके क्या बनाता है, CO2 बनाता है, ठीक। और ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाता है, आपको पता है, वाटर बनाता है, H2O। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता है ना। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 लगा दो, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। ये हमारी एक एग्जांपल है, इससे हम समझेंगे इसको, ठीक। आप देखो पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अच्छा देखो ये लिख रहा है कि द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A and B
which combine separately with a fixed mass of third element C is either the same, ठीक, or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other. ये बोल रहा है, देखो लिखते हैं इसको, एग्जाम्पल को लिख के समझते हैं। आप लिखो एग्जाम्पल में, यहाँ क्या हो रहा है, ये हमारे दो एलिमेंट्स हैं, सपोज ये वाला और ये वाला, ठीक। इसको मान लो आप ये A एलिमेंट है, इसको मान लो आप B एलिमेंट है, ठीक। इसको मान लो ये कौन सा है, C एलिमेंट, ठीक। तो आप लिखो द एलिमेंट, यहाँ लिखो द एलिमेंट, कौन कौन से, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, कंबाइन सेपरेटली, यहाँ क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं सेपरेटली, सेपरेटली का मतलब होता है अलग अलग, है ना, सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट, विद द थर्ड एलिमेंट, कौन सा थर्ड एलिमेंट है, देखो सेपरेटली, ये इससे कंबाइन हो रहा है, ये अलग से इससे कंबाइन हो रहा है, तो ये सेपरेटली हुए ना, कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन, सेपरेटली कंबाइन हो रहा है विद द थर्ड एलिमेंट, सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, ठीक। और क्या क्या बना रहे हैं, जब कार्बन इस हाइड्रोजन से सेपरेटली कंबाइन हो रहा है तो क्या बना रहा है, ठीक, टू फॉर्म CH4, एंड जब ऑक्सीजन इससे कंबाइन हो रहा है सेपरेटली तो क्या बना रहा है, H2O, ये बना रहे हैं। पहली बात ये है कि यहाँ इस एग्जांपल में कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के CH4 बना रहा है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ के H2O बना रहा है, दोनों सेपरेट कंबाइन हो रहे हैं, ठीक। और देखो उसके बाद एंड दे कंबाइन, देखो अब ये इसके साथ कंबाइन होके ये बना दिया, इसने इसके साथ कंबाइन होके ये बना दिया, लेकिन अब ये इसके साथ कंबाइन होके भी तो ये बना रहा है, तो अब लिखोगे दे कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर, डायरेक्टली विद ईच अदर, ईच अदर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, टू फॉर्म, क्या बना रहे हैं आप बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक। इतना समझ में आया आपको, डायरेक्टली कार्बन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर ये बना रहे हैं, सेपरेटली ये बना रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब आप देखो जब हमारा CH4 बना था तो यहाँ लिखो इन CH4, CH4 में क्या है, आपको पता है कार्बन का मास अभी लिखा था, कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक। तो यहाँ लिखो CH4 में क्या है, 12 पार्ट्स, किसके, 12 पार्ट्स बाई मास, किसके, ऑक्सीजन, CH4 में कार्बन के, है ना, और 4 पार्ट्स बाई मास किसके, हाइड्रोजन के, एंड 4 पार्ट्स बाई मास किसके, हाइड्रोजन के। दिख रहा है आपको, 12 पार्ट्स बाई मास यहाँ कार्बन के और 4 पार्ट्स किसके हैं, हाइड्रोजन के। अच्छा, उसके बाद देखो इन H2O, H2O में बताओ उधर देख के, वहाँ 16 पार्ट्स बाई मास किसके, 16 तो नहीं है यहाँ, H2 है ना, 16 एक का होता है ना, यहाँ 2 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ आएगा 32 पार्ट्स बाई मास किसके यहाँ, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का मास है 32 पार्ट्स, और एंड हाइड्रोजन का कितना है यहाँ देखो, 2 दूने 4, 4 पार्ट्स बाई मास किसका है, हाइड्रोजन का, ठीक। अच्छा, तो 10 द masses of carbon and oxygen which combine with fixed mass of hydrogen कितना है, 10 था रेशियो ऑफ masses of carbon and oxygen। यहाँ इन दोनों में फिक्स मास किसका है, हाइड्रोजन का फिक्स है ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है, तो अब आप बोलोगे 10 द रेशियो ऑफ masses ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। इनकी रेशियो कितनी है, इसमें यहाँ कार्बन है यहाँ ऑक्सीजन है, तो यहाँ कितना है 12, कार्बन 12 है और ऑक्सीजन कितना 32, ठीक है 32 है। तो आप लिख लो इधर, इसको अगर सिंपल करोगे ना 3:8 आएगा, कितनी है यहाँ 3:8 है, ठीक। इतना समझ में आया आपको। अच्छा,
अब देखते हैं हम नो इन CO2, ठीक। CO2 में अभी कितने पार्ट्स बाई मास कार्बन है? 12 पार्ट्स बाई मास। और कितने पार्ट्स बाई मास ऑक्सीजन है? 32 पार्ट बाई मास। रेशो कितनी है? कार्बन इज टू ऑक्सीजन की रेशो कितनी है मास की? 12:32। और ये भी कितना है? 3:8। ये भी इतना ही है, 3:8। इसके आगे आप एक लिख लो, विच इज सेम एज फर्स्ट रेशो, ठीक। अब देखो इसको हम समझते हैं। अभी थोड़ा मुश्किल होता है ना, ये वाला ला थोड़ा मुश्किल होता है, इसको हम समझने की ट्राई करते हैं। कैसे समझोगे आप? देखो हमने क्या किया, हमने इसमें क्या किया कि स्टार्ट एग्जांपल को देखो पहले हमने देखा कि हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, ए और बी और सी, है ना। ए हमारा कार्बन है, बी हमारा ऑक्सीजन है, सी हमारा हाइड्रोजन है। तो पहले देखो ये वाला कार्बन इसके साथ कंबाइन करके ये बना रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना रहा है, ये वाला इसके साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है। तो ये कार्बन है और ऑक्सीजन है, इधर से ये सेपरेटली फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं 4 के साथ। तो इधर से ये क्या कर रहा है? सेपरेटली इसके साथ कंबाइन कर रहा है। अब यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं, ठीक। इतना समझ में आया आपको? यहाँ देखो, द एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन टू फॉर्म CH4 एंड H2O। हमने वही देखा कि जो एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन है वो अलग अलग से कंबाइन करते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं? CH4 और H2O। अब आप देखो जैसे हमने पहले लॉ में देखा था, है ना। उसके बाद देखो, एंड दे कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर टू फॉर्म CO2। और ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? CO2 बना रहे हैं। अब आप देखो जैसे पहले लॉ में था, इन CH4 में क्या है? CH4 में 12 पार्ट्स बाई मास ऑफ कार्बन है। बताया आपको कार्बन का मास 12 होता है एक का। 12 पार्ट्स बाई मास ऑफ कार्बन है और 4 पार्ट्स बाई मास ऑफ हाइड्रोजन है। देखो CH4 है, 12 पार्ट्स इसके और 4 पार्ट्स इसके। उसके बाद देखो इन वाटर में क्या है? 32 पार्ट्स बाई मास किसके? ऑक्सीजन के। क्योंकि अगर आप यहाँ वाटर देखोगे तो यहाँ 2 लगा है ना, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन है। तो 32 पार्ट्स बाई मास किसके? हाइड्रोजन के। एंड 4 पार्ट्स बाई मास किसके? हाइड्रोजन के। सॉरी गलत बोल दिया मैंने। यहाँ देखो वाटर में 32 पार्ट्स बाई मास किसके? ऑक्सीजन के। और 4 पार्ट्स बाई मास किसके? हाइड्रोजन के। वही सेम है, यहाँ 32 पार्ट्स बाई मास इस ऑक्सीजन के और 4 पार्ट्स बाई मास किसके? हाइड्रोजन के। अब आप देखो हमने क्या देखना है कि ये जो एलिमेंट है हमारा कार्बन और ऑक्सीजन, ये जब फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है, तो कुछ रेशो में होगा ना। तो हम चेक करते हैं इस कार्बन की और इस ऑक्सीजन की, इस कार्बन की और इस ऑक्सीजन की रेशो क्या है जब ये सेपरेटली इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे थे, उस टाइम इनकी रेशो क्या है। तो अब आप देखो यहाँ 10 द रेशो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? 3:8, है ना। देखो कार्बन की यहाँ कितनी है? कार्बन का यहाँ 12 है और यहाँ इसका कितना? 32। तो ये मैंने भी किया था 12:32 करके 3:8। तो वो रेशो क्या आएगी? 3:8 आई। कब? मतलब जब ये कार्बन और ये ऑक्सीजन सेपरेटली इस हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहे थे, तो उस टाइम इस कार्बन की और इस ऑक्सीजन की रेशो कितनी आई? 3:8 आई, ठीक। आई समझ आपको? अब देखो अब हम देख रहे हैं इन दोनों कंपाउंड को देख लिया ना हमने। अभी हम देखेंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड को। अब आप देखो नाउ इन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं। तो इन दोनों में भी रेशो देखो आप, कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो देखो, है ना। इस कार्बन की रेशो कितनी है? कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो 12 इसकी होगी, इसकी 32 होगी। मतलब ये तो वही सेम है, 3:8 आएगा, है ना। इन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन इज टू ऑक्सीजन की रेशो कितनी है? 12:32, जो आएगी 3:8, विच इज सेम एज फर्स्ट रेशो। अब आप देखो दोनों में क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला कि यहाँ से इस कार्बन की और ऑक्सीजन की जो रेशो आई है वो किसके बराबर है? जब कार्बन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन कर रहे थे उसकी जो रेशो है उसके बराबर है, ठीक। देखो मैं आपको फिर समझाता हूँ। देखो जब हमने क्या किया, इस कार्बन और ऑक्सीजन को सेपरेटली कंबाइन कराया एक एलिमेंट के साथ अलग अलग से, मतलब एक एलिमेंट जिसका मास फिक्स था उसके साथ कंबाइन कराया, तो उसमें जो रेशो कार्बन और ऑक्सीजन की आई वही रेशो होगी उस टाइम जब ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे। तो यही कहता है ये ला कि जब दो एलिमेंट सेपरेटली एक थर्ड एलिमेंट के साथ क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। उस टाइम जो उन एलिमेंट्स की रेशो होगी जब वो दूसरे के फिक्स मास के साथ कंबाइन करेंगे, वो रेशो किसके बराबर होगी? जब वो दोनों डायरेक्टली कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे। तो आप खुद देखो इधर की रेशो कितनी आई थी? 12:32। तो नीचे वाले जब इसने इसके साथ डायरेक्टली कंबाइन किया तो क्या आई रेशो? 12:32। दोनों सेम है। तो अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो।
देखो स्टेटमेंट समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। देखो द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी, है ना, इज आइदर द सेम, ठीक, आइदर द सेम आर सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर। आप खुद देखो इसको, एक काम करो, ये लिखा ना द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स ए और बी के जो दो एलिमेंट्स थे उनके मासेस की रेशो, ए और बी किसको माना था, इसको और इसको माना था ना, ए और बी, उनके जो मासेस की रेशो होगी कब, जब वो सेपरेटली कंबाइन करेंगे थर्ड एलिमेंट सी के साथ। सी कौन सा था, ये वाला, इसको माना था। तो उस टाइम उन दोनों की जो रेशो होगी, है ना, जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा और जब ये दोनों इसके साथ कंबाइन करेंगे, मतलब जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और जब ये सेपरेटली इसके साथ कंबाइन करेगा, इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो किसमें, जब इन दोनों में रेशो देखोगे ना आप, ये रेशो इसमें और यहां से जब यहां कंबाइन करेगा उसमें जो कार्बन ऑक्सीजन की रेशो होगी या तो वो सेम होगी या वो क्या होगा, सम सिंपल मल्टीपल होगा, सिंपल मल्टीपल होगा। कम करना, इसको एक बार देखना, इसको पढ़ना, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक, हम एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या पता वहां से आपको समझ में आ जाए। एक ट्रायंगल बना दो ऐसे, यहां देखो हाइड्रोजन यहां लिख दो H2, ठीक, यहाँ लिख दो ऑक्सीजन O2, ठीक, इधर लिख दो सल्फर। अब आपको पता है हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, ये बनाता है H2S, ये बनाता है, और सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, आपको पता है SO2 बनाता है, ठीक, और H2O2 आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, वाटर। ठीक, आप देखो इसको, देखो आप यहां से कैसे समझोगे इस लॉ को। देखो जब ये हाइड्रोजन इस सल्फर के साथ कंबाइन कर रहा है, ये ऑक्सीजन इस सल्फर के साथ कंबाइन कर रहा है, सल्फर का मास फिक्स है कितना, यहाँ 32 कंबाइन कर रहा है। इस केस में जो हाइड्रोजन इज टू, यहाँ कौन सा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन की जो रेशो यहाँ आएगी, यहाँ H2 इंटू O2 की जो रेशो यहाँ आएगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, जो रेशो H2O की यहाँ आएगी उसके बराबर होनी चाहिए, है ना। मतलब जब हाइड्रोजन इसके साथ सेपरेटली कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन इसके साथ सेपरेटली कंबाइन करेगा, ये दोनों कंपाउंड्स बनाएंगे, उस टाइम हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है ना, यहाँ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो इनमें रेशो आएगी वो किसके बराबर होगी, इसमें H2 और O की रेशो के बराबर होगी। तो आप देखो इसमें कैसे लिखोगे, देखो पहले H2S करते हैं हम, H2S में कितने पार्ट्स बाई मास हमारा हाइड्रोजन है, देखो 2 पार्ट्स बाई मास कितना है, कौन है, 2 पार्ट्स बाई मास क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक, और सल्फर कितना 32 पार्ट्स, सल्फर कितना है यहाँ, क्या है सल्फर, H2S है। SO2 में देखो, SO2 में देखो आप, सल्फर कितना है 32, देखो एक काम करो, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 32, 16 एक का होता है ना, 2 का होता है 32 कितना है ऑक्सीजन, एंड सल्फर कितना है, सल्फर यहाँ भी कितना होगा 32, तो यहाँ होगा 32 सल्फर। ठीक, आई समझ आपको, 32 सल्फर। ठीक, तो अब आप देखो यहाँ से फिक्स मास किसका है, सल्फर का मास फिक्स है, सल्फर का मास फिक्स है ना, तो बाकी जो 2 बचे, कौन कौन सा बचा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 बचे ना, तो इनकी रेशो चेक करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखो सल्फर का मास फिक्स है ना, तो हमने बोला था ना हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन की रेशो चेक करनी है। आप इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन की इनटू सल्फर इसकी चेक करो रेशो, हाइड्रोजन इनटू ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन की यहाँ रेशो कितनी आएगी 2:2, ऑक्सीजन की यहाँ कितनी आएगी 32, ये रेशो आएगी, है ना, 2:32। अब आप एक काम करो, इस कंपाउंड में जाओ वाटर में, तो वाटर में देखो, वाटर है ना जो, इसमें कितने पार्ट्स बाई मास ऑक्सीजन है, कितने पार्ट्स बाई मास हाइड्रोजन, कितने पार्ट्स बाई मास है 2, और ऑक्सीजन कितने पार्ट्स बाई मास है कितना 16। ठीक, आई समझ आपको, यहां से इसको सिंपल कर दो, 1:1 और कितना आएगा 16, 1:16,
और यहाँ कितना आएगा 2 2 8। ठीक, तो अब आप देखो इतना समझ में आया आपको? देखो मैं समझाने की ट्राई करता हूँ। जो हमने पहले एग्जांपल ली थी ना, उसमें इन दोनों की रेशो किसके बराबर थी? इन दोनों की रेशो के एग्जैक्ट इक्वल थी। लेकिन लॉ में ये भी तो लिखा है ना, या तो सिंपल होगी, देखो एदर द सेम, या तो सेम होगी या सम सिंपल मल्टीपल होगा, सिंपल मल्टीपल होगा। ठीक है, आई समझ आपको, है ना? तो अब आप देखो जब ये सेपरेटली कंबाइन कर रहे थे तो रेशो क्या आई? यहाँ से आई थी 1:16। ठीक, और जब ये वाटर आपस में कंबाइन किया तो रेशो क्या आई? यहाँ से 1:8, है ना? ये आई ना? तो अब आप मुझे बताओ क्या आपस में ये दोनों सिंपल मल्टीपल हैं? यहां आप लिख सकते हो रेशोज कैन बी रिलेटेड एज। कैसे रिलेट कर सकते हैं? ठीक, इन दोनों की जो रेशो आई थी कितनी आई थी? 1:16। तो 1:16 को ऐसे लिख सकते हैं 1/16। ठीक, इस टू दोनों को रिलेट करना है ना। यहाँ से जो आई कितनी आई थी? 1:8 आई थी। तो अब आप देखो इसको सिंपल करो, यहाँ से सिंपल अगर करें इसको, रेशो को करते हैं ना सिंपल, 8 1 8 8 टू द 16, तो रेशो क्या आई? ये तो खत्म हो गया, तो रेशो आई कितनी? 1:2 आई रेशो। तो अब आप देखो ये दोनों आपस में क्या है? ये 1:8 और 1:16 आपस में क्या है? सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर। यहां बोलोगे दे आर सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या है? सिंपल मल्टीपल है। अब आप देखो इस लॉ की स्टेटमेंट फिर से एक बार पढ़ो। देखो ये बोल रहा था कि द रेशियो ऑफ masses of two elements A and B which combine separately with a fixed mass of third element C is either the same। मतलब जब दो एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन करते हैं उनमें जो फिक्स मास है, उसको फिक्स मास वाला जो एलिमेंट है उसको छोड़ के दूसरे दोनों की रेशो किसके बराबर होगी? या तो उन दोनों की रेशो इसकी रेशो के बराबर होगी, सेम होगी, या इन दोनों की रेशो इसकी रेशो के सिंपल मल्टीपल में होगी। तो जो हमने पहले एग्जांपल की थी उसमें इन दोनों की रेशो इसकी रेशो मैच कर गई थी एग्जैक्टली, क्योंकि लॉ में लिखा है सिंपल मल्टीपल, है ना? सिंपल मल्टीपल भी हो सकती है, मतलब ये रेशो और ये रेशो आपस में सिंपल मल्टीपल में होंगी। लेकिन इस एग्जांपल में हमने देखा कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड बना था तो ये वाली रेशो आई थी, उस टाइम कितना? 1:16 आया था। जब वाटर बना, यहाँ वाटर बना तो कितना आया था? 2:16। अब इन दोनों को आपस में हम अगर रिलेट करेंगे तो 8 × 8 8 टू द 16 ऐसे करके होती है ना सिंपल रेशो। ठीक, ऐसे कर सकते हो आप। तो अब यहाँ से रेशियो क्या आई? 1:2। दे आर सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर। यहाँ से देखो सिंपल मल्टीपल का मतलब है कि 1 2 की टेबल पे ही खत्म हो गया, तो यहाँ से 1:2 रेशियो आई, इसका मतलब ये क्या है? आपस में सिंपल मल्टीपल है। तो यही जो लॉ होता है ना, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और ये होता है सबसे थोड़ा कन्फ्यूजिंग टाइप लॉ है, बाकी सारे लॉज ईजी है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। ठीक, आई समझ आपको? तो इसको आप एक बार लिखो, प्रैक्टिस करो। अगर कुछ समझ नहीं आता फिर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं फिर आपको फिर से समझा दूंगा इसको। ठीक, नेक्स्ट लॉ देखते हैं और लास्ट लॉ, ठीक है, इसको बोलते हैं गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो फिर वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस लॉज पढ़े वैसे ही हम इसको पढ़ते हैं। ठीक, तो आप देखो किसने दिया था ये? पुट फॉरवर्ड बाई गेल-लुसाक्स। ठीक है, आप देखो ये लॉ सबसे सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। तो आप देखो, लिखो इसमें, इट स्टेट्स दैट, लिख लो यहाँ, इट स्टेट्स दैट। ठीक है, देखो ऐसे समझ नहीं आएगा, हम क्या करते हैं, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं पहले। एग्जांपल आप लिखो कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन H2 एंड क्लोरीन Cl2, ये जब कंबाइन होते हैं तो क्या होता है? तो आप देखो यहाँ कैसे कंबाइन होंगे, H2 प्लस Cl2। आपको पता है दोनों गैसेस होती हैं। यहाँ से जो बनेगा वो क्या बनेगा? HCl गैस बनेगा ये भी। ठीक, तो अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे। बैलेंस कैसे करोगे? देखो 2 क्लोरीन है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 लगा दो तो हो गई बैलेंस। ठीक, तो अब आप देखो यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 है। मैंने आपको बताया था जब गैसेस में कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो गैसेस के केस में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना उनको वॉल्यूम के टर्म्स में बोलते हैं। आप जब मोल कंसेप्ट पढ़ोगे ना तो आप उस टाइम देखोगे, उस टाइम ये सीखोगे कि मोल कंसेप्ट जो होता है उसमें 22.4 लीटर होता है।
1 मोल ऑफ एनी गैस। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, गैसेस वॉल्यूम की टर्म्स में रिएक्शन करते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो मोल की जगह वॉल्यूम बोल दो बस, यहाँ एक्चुअल में 1 ये गैसेस है ना, 2 है। तो इसमें आप क्या बोलोगे, इसकी कितनी वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है, इसकी कितनी वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है, इसकी कितनी वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम। ठीक, आई समझ आपको। अब आप देखो यहाँ लिख सकते हो द रेशो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या रेशो है, देखो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या रेशो है, इसकी कितनी है 1 1 2, इसकी कितनी है 2, विच इज सिंपल, यहां लिखोगे विच इज सिंपल। ठीक, आई समझ आपको। अब आप देखो इसको हम समझते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इसको समझते हैं। तो आप देखो यहाँ से जब हमने क्या किया, दो गैसेस को कंबाइन किया, तो उसको हम कैसे कंबाइन करते हैं, वॉल्यूम की टर्म्स में, है ना। तो यहाँ लिख दिया हमने 1 वॉल्यूम, लिख दिया 1 वॉल्यूम इसकी है, 1 वॉल्यूम इसकी है, इसकी 2 है। मोल की जगह मोल को वॉल्यूम बोल दिया गैस के केस में। ठीक, तो अब आप देखो एक्चुअल में ये जो दो रिएक्टेंट है ना, इन दोनों की रेशो, और ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये भी गैस है ना, ये तीनों गैसेस हैं, इन तीनों की रेशो आपस में सिंपल है। देखो सिंपल है ना, 1:1:2, ये ला यही कहता है। अब आप देखो ये पढ़ो इसको, इट स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर, मतलब जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स, मतलब वो वॉल्यूम्स के टर्म में रिएक्ट करती हैं। ठीक, विच बियर अ सिंपल रेशो टू वन अनदर, मतलब वो दोनों आपस में क्या करती हैं, सिंपल रेशो में एग्जिस्ट करती हैं, बियर करती हैं रेशो। ठीक है, सिंपल रेशो में करती हैं रिएक्ट। एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के साथ भी क्या करती हैं, सिंपल रेशो में करती हैं रिएक्शन, है ना। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के साथ भी सिंपल रेशो होती है। इफ दीज आर आल्सो गैसेस, मतलब यहाँ इसका अगर आप पूरी पढ़ोगे ना, पूरी पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि वो हमेशा वॉल्यूम की टर्म्स में करती हैं, आपस में सिंपल रेशो में होती है ना, आपस में सिंपल रेशो में करती है ना, 1:1 रेशो, रिएक्ट सिंपल रेशो में, वॉल्यूम के टर्म्स में, है ना। तो अगर प्रोडक्ट जो बना वो भी गैस होगी तो उसके साथ भी सिंपल रेशो में करेंगी। ठीक, तो आप ये देखो यहाँ एक चीज़ है, प्रोवाइडेड सारी जो मेजरमेंट्स होनी चाहिए वो सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होनी चाहिए। मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस टाइम प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो आप इस लॉ को पढ़ के देखो। अच्छा, ये बोल रहा है कि जब गैसेज रिएक्शन करती हैं तो हमेशा क्या करती हैं, आपस में सिंपल वॉल्यूम की रेशो में करती हैं। तो अगर प्रोडक्ट बनेगा तो वो भी गैस होगा, तो फिर प्रोडक्ट के साथ भी सिंपल वॉल्यूम क्या बोलते हैं, सिंपल रेशो में एग्जिस्ट करेगी। ठीक, तो अब आप इसको देखो, द रेशो ऑफ बिटवीन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कितनी है, 1:1:2, जो एक सिंपल रेशो है। ठीक, इतना समझ में आया आपको। देखो और एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। तो आपको पता है H2 और O2 यहाँ है ना, लिख दो यहाँ H2 + O2 मिलके क्या बनाता है, ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है, तो यहाँ से मिलके ये बनाता है H2O, ये भी गैस, या ऐसे गैसियस वाटर को स्टीम बोलते हैं ना, ये स्टीम है, ये भी बनाया। अब आप इसको बैलेंस करो, कैसे बैलेंस करोगे, देखो 2 ऑक्सीजन इधर हैं, 2 हाइड्रोजन इधर हैं, तो इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा दो, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन 4 है यहाँ, तो अभी यहाँ 2 लगाओगे, बैलेंस हो गई। अब आप देखो इसकी कितनी वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है, मोल्स की जगह आप क्या कर दो, मतलब हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट, ये जो होता है ना इसको बोलते हैं मोल, ये 1 है ये 2 है, तो यहाँ गैसेस के केस में वॉल्यूम बोल दो, इस 2 को 2 वॉल्यूम बोल दो, मतलब 2 वॉल्यूम इसकी कर रही है, इसकी कितनी कर रही है 1 वॉल्यूम कर रही है, इसकी कितनी कर रही है 2 वॉल्यूम। अब आप देखो जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो रेशो कितनी आएगी वॉल्यूम की, 2:1, है ना, सिंपल रेशो। अब ये जो बना है प्रोडक्ट, ये भी तो गैस है, तो इसके साथ भी रेशो कितनी होगी, 2:1:2 होगी क्या नहीं। तो ये जो रेशो है ये क्या है, सिंपल रेशो है, 2:1:2 सिंपल रेशो है। तो आप यहां लिख सकते हो द रेशो बिटवीन वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट्स इज कितनी है, 2:1:2, जो क्या है, विच इज अ सिंपल रेशो, विच इज अ सिंपल रेशो। ठीक, आई समझ आपको। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप करके मुझे दिखाना कल। ठीक, तो हम थर्ड वाली एग्जांपल देखते हैं, कॉम्बिनेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड H2। इसको दिखाओ करके मैं रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ, नाइट्रोजन + H2, यहाँ से बन रहा है NH3
3 अमोनिया बन रहा है, अमोनिया गैस बन रही है। आपने इसको बैलेंस भी करना है और 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम ऐसे जो होता है उसको लिख के बताना है कि ये कैसे रिएक्शन हो रही है इसमें, मतलब सिंपल रेशो में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे होंगे तो आप कमेंट में यस बोल देना, नहीं तो नो बोल देना, ठीक। तो ठीक है, ये हमारे 3 के 3 लॉज यहाँ कवर होते हैं, ठीक। आप इस वीडियो को देखो अच्छे से, नोट्स बनाओ, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान भी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।